और इस वक्त आपको बता दें जिस खबर का आपको इंतजार था, लॉकडाउन 5 जो है वो आ गया है, लेकिन इसके साथ ही एक और शब्द का जो है वो यहां पर मेंशन किया है अपनी गाइडलाइंस जारी करते हुए, अनलॉक 1। 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ लॉकडाउन भी है और उसको अनलॉक करने की प्रक्रिया भी साइमल्टेनियसली शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि अनलॉक 1 यानी कि अब फेज आउट तरीके से चीजों को अनलॉक किया जाएगा। ये लॉकडाउन जो होगा इसमें कई चीजें होंगी जिसके बारे में हमें जानकारी जो मिल रही है। नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। रात को पहले 7 से 7 होता था, 9 बजे से रात के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जारी की है, यानी कि 30 जून तक लॉकडाउन है। कुछ चीजें खुलेंगी, कुछ नहीं खुलेंगी, लेकिन साथ ही गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनलॉक 1। 1 जून से 10 जून तक पहले अनलॉक करने के चरण में कुछ चीजों को खोला जाएगा, जिसमें कई जगहों पर मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, धार्मिक स्थल हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड फेज में दूसरी चीजों को खोला जाएगा। पहले चरण में रेस्टोरेंट, होटल जो हैं वो खुल जाएंगे। यानी अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश है, सब कुछ एक साथ नहीं खोलना है। यानी कि लॉकडाउन मानसिक तौर पर आप समझिए कि लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा 30 जून तक, लेकिन उस सब के बीच में अनलॉक करने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जो हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं, अपडेट देंगे कि राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। दिल्ली से राहुल डबास हमारे साथ हैं, मुंबई से पंकज जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ लखनऊ, भोपाल, देश के दूसरे हिस्सों से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लेकिन राहुल, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आ चुकी होंगी आपके पास, मुख्य बातें जो एक आम आदमी को जानना जरूरी है। देखिए, 3 चीज़ें हैं। 3 चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा। पहले चरण की बात करें, 8 जून से जो चीज़ें खुलेंगी वो सबसे महत्वपूर्ण है कि यानी शॉपिंग मॉल्स की बात करें, होटल्स की बात करें, धार्मिक जो पूजा अनुष्ठान होते हैं, चाहे उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, ये 8 तारीख से 8 जून से खुल जाएगा। दूसरे नंबर पर रखा गया है जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग सेंटर है, उन्हें रखा गया है, जिसके लिए 3 स्तर पर काम किया जाएगा। पहले स्तर पर केंद्र सरकार, दूसरे पर राज्य सरकार, तीसरे पर पेरेंट्स की बात करें या फिर संस्थानों के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें कि किस तरीके से फेज चरण में जुलाई से क्या स्कूल्स को, कॉलेजेस को, खासतौर पर हायर एजुकेशन को खोला जा सकता है या नहीं खोला जा सकता। जो तीसरा फेज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें मेट्रो रेल भी है। शॉपिंग मॉल पहले फेज़ में खुल जाएंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल में थिएटर खुलेंगे नहीं खुलेंगे, पिक्चर हॉल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ये तीसरे फेज़ में है, जिसमें जो सिचुएशन जिस तरह से जिन राज्यों में, जिन शहरों में ज़्यादा प्रकोप है वहाँ हो सकता है देरी से खुले, जिन शहरों में कम प्रकोप है कोरोना संक्रमण का वहाँ जल्दी खुले। यानी तीसरे चरण में शॉपिंग मॉल भले ही पहले चरण में खुल जाए, लेकिन तीसरे चरण में सिनेमा घरों को भी खोला जा सकता है, जिम को भी खोला जा सकता है, और तमाम जो चीज़ें जो अभी तक बंद थी, चाहे बार की बात करें, वो तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। ये 3 चरणों में बांटा गया है। नाइट कर्फ्यू की आप बात कह चुके हैं कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मेट्रो, ट्रेन को, इंटरनेशनल ट्रेवल को खोला जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अनलॉक करने के तौर पर एक चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़ गई। जी राहुल, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है, यानी कि मेंटली हर नागरिक को, देश के हर जिम्मेदार नागरिक को यह समझना होगा कि चीजें सामान्य नहीं है। अभी भी हम पैंडेमिक, एक बड़ी महामारी से, वैश्विक महामारी से 2-4 हो रहे हैं और हमारा पीक आना अभी बाकी है। तो लॉकडाउन तो 30 जून तक जारी रहेगा। पाबंदियों के साथ जिंदगी तो जीनी होगी, लेकिन अब जिंदगी को पटरी पर लाना है। तो साथ ही गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइंस में एक और टर्म दी गई है जिसको कहा गया है अनलॉक फेज 1, 2, 3। तो यानी कि फेज 1 में अनलॉक करने की प्रक्रिया, यानी कि वो चीजें जिन्हें आप खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के लिए भी राज्य की मंजूरी जो है उस पर जरूरी होगी। राहुल हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन एक बार पंकज के पास चलते हैं। पंकज, लॉकडाउन 1 में बहुत सारी चीजें, लॉकडाउन 5 जारी रहेगा, लेकिन अनलॉक 1 में बहुत सारी चीजों पर रियायत मिलती दिख रही है, जैसी अपडेट राहुल ने दी। महाराष्ट्र एपिसेंटर है, खासतौर से मुंबई की बात करें तो चीन के वुहान से उसकी तुलना होने लगी है। राज्य सरकार का क्या रुख है नई गाइडलाइंस पे, कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल देखिए पिनाज, अब तक जिस तरह की तस्वीर थी, हम देख रहे थे कि केंद्र से आगे आगे उद्धव ठाकरे जो है वो लॉकडाउन को बढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो केंद्र के फैसले का इंतजार महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। और अब
जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ गई है तो इंतजार है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर कैसे अमल करती है, क्योंकि मुंबई की जो परिस्थिति है और पूरे देश का मुंबई जो है वो एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, कोरोना कैपिटल बना हुआ है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार किस तरह से मुंबई में फंक्शनिंग शुरू करती है, क्योंकि कई चीज़ों को शुरू किया गया है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों को बंद रखा गया है और कहीं ना कहीं मुंबई में ये डर बना हुआ है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों को अगर खोला जाता है या फिर मॉल्स या थिएटर्स को अगर खोलने की कोशिश भी होती है तो जो कोरोना जो बहुत ही तेज़ी से मुंबई में और महाराष्ट्र में फैल रहा है, इसके फैलने का जो आंकड़ा है वो और भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कैसे धीरे धीरे जो है वो पटरी पर लाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइंस जो है वो क्या कुछ कह रही हैं, इनकी स्टडी जो है हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने की है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। धीरेन्द्र, आपने वो गाइडलाइंस, आपको वक्त मिला हुआ है पढ़ने का, तो क्या कुछ अहम बातें एक आम आदमी को आप समझाना चाहेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि इंटरस्टेट मूवमेंट जो है उसके लिए पास क्या खत्म होगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, पास की अब कहीं भी कोई जरूरत नहीं है, इंटर स्टेट में पास की जरूरत नहीं है। वो जा सकते हैं, लोग आ सकते हैं जब तक कि राज्य कोई अलग स्पेसिफिक नहीं बनाता। अब सिर्फ अगर हम जिसको लॉकडाउन को नया नाम भी दे दिया गया, अब अनलॉक 1 कहा गया, और जो सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री, धार्मिक स्थल, सैलून, वो तमाम चीजें खोल दी गई हैं। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है पिनाज, वहां पहले से ज्यादा सख्ती होगी, पहले की तरह होगा। मतलब सरकार ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा, क्योंकि ये कंसल्टेशन है, उसने बाकायदा मेंशन भी किया है अपने उसमें कि किस तरह से तमाम राज्यों के साथ कंसल्टेशन के बाद और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ, प्रोलॉन्ग डिस्कशन, उसके बाद किया गया। अभी हाल फिलहाल में विदेश यात्राएं, सिनेमा हॉल, मेट्रो सेवा, पार्क, जिम, ये तमाम चीजें सिर्फ बंद रखी गई हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अनलॉक कहकर एक तरह से उन्होंने उस पूरे जो पिछले हम लोग 24 मार्च से देख रहे थे, उसके बाद एक बड़ा रिलीफ दिया है, सिस्टम को रिलीफ दिया है, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ कि इस समय मामले बढ़ रहे हैं और कोई चीज यहां से खुलने के बाद महामारी को यहां और ज्यादा फैलने का मौका ना दे। तो एक लंबा वो है, लेकिन आप देखेंगे कि मास्क को वो किया गया है, आरोग्य सेतु के लिए कंपलसरी बनाया गया है। यानी हम अगर देख रहे हैं तो पूरे उसके साथ पूरी एक गाइडलाइंस को जो शो किया गया, एक एक चीज को बहुत लंबे समय से उसकी एसओपी तैयार की गई और तब ये अब अनलॉक 1 के नाम से 1 जून से 30 जून तक का हम लोगों ने एक नया फेज देखा है। बिल्कुल, हमने एक लंबा लॉकडाउन देखा है, उसके बाद जनता को अब अनलॉक फेज देखना होगा। लेकिन लॉकडाउन भी जारी रहेगा और अनलॉक भी जारी रहेगा, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, सावधानी भी और कामकाज भी। धीरेन्द्र, एक सवाल ये भी है कि ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं राज्यों के कंसल्टेशन के साथ ही बनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था पिछले लॉकडाउन 4 में, जिसमें कई रियायतें दी गई थी, लेकिन राज्य सरकारें उन्हें जब तक पलट देती हैं, जिससे बहुत क्योस की स्थिति उत्पन्न होती है, खासतौर से बॉर्डर ओपनिंग को लेकर। तो ये फैसला आखिरी होगा केंद्र का, या फिर अभी भी राज्य सरकारें अपनी अलग गाइडलाइंस देंगी? नहीं, राज्य सरकार ने पिछली बार भी, याद होगा पिनाज, जब आपने उस समय भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर किस तरह से, जैसे कुछ राज्यों को बाकायदा सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखे थे, खासतौर से अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने साफ तौर पर उन राज्यों को, जिसमें बंगाल एक था, उन्होंने कई चीजें और भी कई राज्यों को लिखकर भेजा गया था, साफ तौर पर कहा गया था कि आपके यहाँ जो सेंट्रल की लाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। राज्यों को सिर्फ उन जगह पर जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है या जहां से कोई खतरा नहीं था, जिसमें उनको राइट दिए गए थे, राज्यों को उनके अलावा बाकी सब पर आपने देखा होगा क्लियर कट फैसले में लिखा हुआ कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। यानी सोशल गैदरिंग अभी बिल्कुल आप देखेंगे, अभी इस सोशल गैदरिंग को बिल्कुल वहीं रखा गया है। यानी सोशल गैदरिंग आप अभी भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो वो खोल दिए गए हैं, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए, लेकिन कंटेनमेंट जोन को पहले से पूरा सख्त कर दिया गया है। यानी आपको कर्फ्यू का टाइम आपने जो सुबह 7 से शाम 7 से सुबह 7 तक था, उसको 9 से 5 कर दिया गया है। यानी उन्होंने सब चीजें दी है, रेस्टोरेंट और मॉल्स खोलने की इजाजत दी है, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि स्ट्रिक्टली है, इसको फॉलो करना होगा सब राज्यों को। राज्य सिर्फ अपने मैनर्स में, सिर्फ जो मूवमेंट है उसके लिए कोई पास की जरूरत नहीं, लेकिन कोई राज्य को लगता है कि अगर उसको कोई खास स्पेसिफिक जगह में, तो वो एसओपीज में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं है। और जुलाई में स्कूल कॉलेज के खुलने की बात है, कोचिंग सेंटर को भी फेज 2 में खोलेंगे, लेकिन 1 से
30 जून तक का जो है उसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ दे दिया कि हिंदुस्तान 1 जून से खुलना शुरू हो जाएगा। चलिए, अनलॉक होगा हिंदुस्तान और अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आएगी। धीरेन्द्र, कई सवाल ये भी हैं कि अभी तक जो निजी कंपनी है, सरकारी दफ्तर हैं, उनमें मिनिमम स्टाफ की बात की जा रही थी, 33% स्टाफ, फिर 50% स्टाफ के साथ आप काम कर सकते हैं। क्या अब वो फुल ऑक्यूपेंसी से काम करेंगे? इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट हुई है? अभी एसओपीज कंप्लीट वो देखना होगा, क्योंकि अभी जो उन्होंने एसओपी दी है उनमें उसका जिक्र है, नीचे के पेज में है, मुझे देखना होगा। जी धीरेन्द्र, आप वो देखिए, आप वो पढ़िए, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी गाइडलाइंस आई हैं तो अभी पढ़ने में वक्त लगेगा। तमाम एक लंबी गाइडलाइंस होती हैं, उनको एक एक को पढ़कर इंटरप्रेट करना होता है। इस बीच में अपने दूसरे संवाददाताओं के पास क्या अपडेट आ रही है वो लेने के लिए चलती हूँ। हमारे साथ अरविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप गृह मंत्रालय के बाहर से मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास आया है? आपने भी वो तमाम जो गाइडलाइंस है पढ़ी होंगी, क्या कुछ आपका इंटरप्रिटेशन है? देखिए पिनाज, इसमें जो गाइडलाइन की जो शुरुआत होती है, मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि क्या कुछ लिखा है, साथ साथ पढ़ते हुए भी और दर्शकों की सुविधा के लिहाज से भी। पहली बात ये कही गई कि ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून 2020 के लिए है, और ये जो अनलॉक पार्ट 1 है, ऐसा कहा गया है ताकि इसका एक इकोनॉमिक फोकस हो, यानी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा जा सके, इस लिहाज से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो 24 मार्च का शुरुआती ऑर्डर था एमएचए का, उसमें सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया गया, सिर्फ इसेंशियल सर्विस को लागू किया गया था, सारी जो गतिविधियां थी उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन मेजर्स में छूट दी गई और उसी के तहत अब नई गाइडलाइन लागू हुई हैं। इसमें कहा गया है कि जितनी एक्टिविटीज़ थी कंटेनमेंट जोन के बाहर, यानी कंटेनमेंट जोन में तो सारी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, लेकिन उसके बाहर सिलसिलेवार तरीके से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए उनमें छूट दी जाएगी। पहला जो फेज 1 है उसमें तमाम जो धार्मिक स्थान हैं और ऐसे जगह जहां पर लोग पूजा के लिए जाते हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, और दूसरी जो हॉस्पिटलिटी सर्विस हैं और इसके अलावा शॉपिंग मॉल हैं, उनको 8 जून से खुलने की इजाजत दी जाएगी। मैं अरविंद अगर सही समझ रही हूँ, 8 जून से ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी। एक मिनट, 8 जून से मंदिर खुल जाएंगे और शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे, ये सही समझा मैंने? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि जो गृह मंत्रालय है, वो तमाम जो दूसरे मंत्रालय है और जो डिपार्टमेंट कंसर्न है और इसके अलावा जो दूसरे स्टेक होल्डर है, उनके साथ सलाह मशवरा करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगा और उस मसौदे के आधार पर यह इंश्योर किया जाएगा कि इन तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, ताकि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर ना पड़े। यानी खुलने की इजाजत तो होगी, लेकिन उसके लिए ऐसे नियम बनाए जाएंगे, अगर आम आदमी के लिहाज से देखा जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कोविड-19 के खतरे से बचा जा सके। बिल्कुल, ये तो हुई फेज 1 की बात। इसके बाद हम फेज 2 की में आते हैं। जी अरविंद, एक मिनट में जरा मुंबई से कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं, और तमाम जो ये भी पूछ लेती हूँ। पंकज, कोई रिएक्शन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, या अभी वो इन गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि मुंबई अनलॉक होने की स्थिति में है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा केस मुंबई में ही है। जी बिल्कुल, देखिए पिनाज, लगातार महाराष्ट्र सरकार यही कह रही थी कि वो केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है, तो अब केंद्र के गाइडलाइंस जो है वो आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुंबई, जो कि पूरे देश का कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, यहाँ पर किस तरह से अनलॉक करने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। और क्योंकि मुंबई में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मुंबई में अनलॉक जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लगातार कोशिश जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ये भी है कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो कम से कम एसेंशियल चीज़ों के लिए खोली जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई फैसला लिया गया नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि मुंबई के लोगों को भी इंतजार है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी इंतजार है कि जो उनके एग्जाम्स रुके हुए हैं वो शुरू हो जाए, और तमाम जो चीज़ें बंद है, कंपनी ऑफिस सब बंद है, तो कहीं ना कहीं हर किसी का इंतजार था कि केंद्र के गाइडलाइंस क्या आते हैं। और अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, क्योंकि मुंबई में इस वक्त किसी भी तरह का रिलीज करना, किसी भी तरह से कुछ अनलॉक करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत ही सावधानीपूर्ण डिसीजन जो है वो लेने होंगे। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि अगर 8 जून से जो अनलॉक का पहला फेज शुरू होगा, अगर उसमें कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल जो हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स जो हैं, अगर उनको खोलने की इजाजत दी जाएगी, तो वो एरिया स्पेसिफिक होगा, यानी कि जहां पे कंटेनमेंट जोन है, जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी कि खोलना है कि नहीं खोलना है। दूसरी बात कि एसओपीज जो हैं, दूसरी तमाम हेल्थ मिनिस्ट्री हो या फिर दूसरे जो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जो इसके लिए इन्वॉल्व होंगे, वो एक एसओपीज
जारी करेंगी कि मंदिरों में अगर आपको जाना है, भक्तों को, जो बड़े विशाल मंदिर हैं जहां पर हजारों की तादाद में भक्तगण पहुंचते हैं, तो वहां पर एक बार में कितने लोग जो हैं वो जुट सकते हैं, मंदिर कितनी देर खुलेगा, कितने वक्त के लिए खुलेगा, क्या बीच बीच में सैनिटाइज होगा, तो एसओपीज आएंगे। तो अभी एकदम आप लोग जो हैं ये मत समझिए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अनलॉक 1 है, धीरे धीरे सावधानी के साथ जिंदगी को पटरी पर लाना है। राहुल डबास हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि कोरोना के साथ जिंदगी को जीना सीखना होगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो लंबी है, और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में ढील और रियायतें जो हैं वो देनी शुरू कर दी थी। लेकिन स्पाइक हम देख रहे हैं मामलों में। उस सब के बीच में दिल्ली की अगर बात करें, सरकारी ऑफिसेज या फिर निजी ऑफिसेज, क्या अब हम देखेंगे कि लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 में वो फुल कैपेसिटीज के साथ खुलेंगे? देखिए, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के पुराने स्टेटमेंट पर जाएं, फिनास तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दीजिए, उसकी संख्या में भले इजाफा कर दीजिए, बाकी पूरी दिल्ली के 11 जिलों को ग्रीन जोन घोषित कर दीजिए। तो एक तरीके से केंद्र सरकार की जो मौजूदा गाइडलाइन है लॉकडाउन 5 की, वो उसी तरीके से उसी राह में नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोई इफ एंड बट ज़्यादा लगाने की स्थिति में है। भले ही दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉटस्पॉट है, जो पिछले महीने तक या इस महीने के मध्य तक गिर रहे थे, वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 2 दिनों में देखें तो 1000 से ऊपर केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी दिल्ली का इलाका है उसे खोलती हुई नज़र आ सकती है केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि सरकार की नीति, दिल्ली सरकार की नीति पहले भी यही रही थी कि बाकी चीज़ों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाए। जी, अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, आपने उन तमाम गाइडलाइंस को एक बार फिर से पढ़ा होगा, क्योंकि गाइडलाइंस अभी अभी आई हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, तो उनको पढ़ने में, इंटरप्रेट करने में एक बड़ी गाइडलाइन होती है, वक्त लगता है। अरविंद, कुछ सवाल जो लोगों के मन में हैं, जिम, स्विमिंग पूल, ये तमाम चीजें खुलेंगी, पार्क कुछ घंटों के लिए खुले थे, क्या इस लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 में कुछ मेंशन है उसको लेकर? साथ ही साथ शादी ब्याह, तमाम समारोह में जो लोगों की संख्या की पाबंदी है और जो रोक है, क्या वो बदस्तूर जारी रहेगी? इन तमाम पहलुओं पर कोई स्पष्टीकरण आ पाया है? ये बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, उनके बारे में साफ तौर पर गाइडलाइन में लिखा गया है कि ये प्रतिबंधित रहेंगी। मसलन जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के जरिए जो पैसेंजर्स का आना है वो प्रतिबंधित रहेगा, मेट्रो रेल नहीं चलेगी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और इसके अलावा ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसके अलावा जो दूसरे बड़े जगह हैं जहां पर सोशल, पॉलिटिकल, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल और जो बड़े रिलीजियस फंक्शन है जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की जुटने का अंदेशा है, वो सब अभी प्रतिबंधित रहेंगी। और जब फेज 3 आएगा उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इनको कब तक खोला जा सकता है। तो इन तमाम गतिविधियों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी, ये साफ तौर पर लिखा गया है इस गाइडलाइन में। अगर हम फेज 2 की बात करें, पहले चरण में मैंने फेज 1 की जानकारी दी, फेज 2 के बारे में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, तमाम शैक्षणिक संस्थान, तमाम कोचिंग संस्थान, इनको खोलने के बारे में विचार किया जाएगा। इसके लिए जो तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे केंद्र मशवरा करेगा और केंद्र और राज्यों से कहा गया है कि वो तमाम पेरेंट्स से और तमाम जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करें और उसके बाद में एक फैसला लिया जाएगा जुलाई 2020 में कि क्या स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सकता है या नहीं। चलिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, वो जुलाई तक तो बंद है। उसके बाद ये राज्यों का और जो कंसर्न लोग हैं, डिपार्टमेंट है, उनका फैसला होगा। उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ें, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, जिम हो, स्विमिंग पूल्स हो, ये बंद रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन है, आपने इसको पढ़ा होगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं, हम लगातार उसी की चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ नई बातें आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? दरअसल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है लॉकडाउन 4.0 और 5.0 के बीच में, खास करके इसलिए क्योंकि राज्यों को यह अधिकार है कि वो किस तरह से अपने अपने राज्यों में कंटेनमेंट एरियाज में क्या क्या नए कदम उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ इतना बड़ा बदलाव है कि कंटेनमेंट एरिया, खास करके रेड, ऑरेंज और येलो जोन, जो ग्रीन जोन जो है, उसे आधिपत्य करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों के पास होगी। और इसी को देखते हुए थोड़ी बदलाव की बात कही जा रही है, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका ज़्यादा बड़ी बनती दिख रही है। लेकिन आप देखें, अगले 30 दिनों तक ये लॉकडाउन ठीक वैसे ही जारी रहेगा जैसे बीते 15 दिनों तक था। बहुत ज़्यादा तब्दीली इसमें आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब
लोगों के जो आवागमन की स्थिति थी, जिसे लेकर काफी ओहापोह की स्थिति थी, दफ्तरों में 1/3 से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकता, वो वैसा ही बहाल रहेगा। बॉर्डर आप क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, खास करके वो लोग जो दिल्ली में काम करने जाते हैं या तो नोएडा से या गुड़गांव में, ये तमाम लोगों के लिए दिक्कतें अभी भी बनी रहेंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं गाजियाबाद से दिल्ली जाने में स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है, वहां पर बॉर्डर को सील किया गया है। तो जहां जहां रेड जोन है वहां पर बॉर्डर को सील किया जाएगा और लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। अजय जी, ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पासेस की रिक्वायरमेंट अभी भी रहेगी, क्योंकि इंटरस्टेट जो मूवमेंट है उसको खोल दिया गया है। रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहेगी और इंटरस्टेट मूवमेंट खोला गया है, लेकिन पासेस की रिक्वायरमेंट इसलिए रहेगी कि आप किस लिए काम करने के लिए जा रहे हैं। वो ऑनलाइन फैसिलिटी पहले से उपलब्ध है, उसी फैसिलिटी को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के आधार पर जनता के आवागमन की बात कही जाएगी। अभी भी अगर आप देखें तो किसी को रोका नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, जब आप कंटेनमेंट एरिया की बात करते हैं, जैसे कि दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति गाजियाबाद जाना चाहता है तो वहां दिक्कत होती है और उसके लिए कंटेनमेंट एरिया की बातें सामने निकल कर आती हैं। जितने भी रेड जोन हैं वो पूरे तरीके से लॉकडाउन में रहेंगे, 100% लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि किसी एक नोएडा के सेक्टर में या किसी शहर के किसी एक क्षेत्र में रेड जोन है, तो उस कंटेनमेंट एरिया में आने जाने के प्रतिबंध रहेंगे और उसी हिसाब से सीलिंग भी की जाती रहेगी। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा तब्दीली लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 में नहीं है। जो चीजें पहले बंद थी वो आज भी बंद रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन इसमें बस सिर्फ कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं, जिसमें धार्मिक स्थल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल हैं, इनको खोलने पर विचार है। 8 जून से पहले फेज में खोला जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारें अपने जो रेड जोन हैं वहां पर इनको बंद रख सकती हैं, वो अपने निर्णय ले सकती हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसमें एक बदलाव जो है वो ये है कि होटल्स हैं, जो मॉल्स हैं और साथ ही साथ धार्मिक स्थल हैं वो अब खुल सकते हैं 8 जून से, लेकिन उसके लिए SOPs जो हैं वो जारी होंगी, उसके बाद ही उनको फॉलो करने के बाद ही ऐसा मुमकिन है। राहुल डबास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है वो उसी लाइन में चले हैं जिस लाइन में केंद्र की सरकार चलती है, कुछ ज्यादा इफ एंड बट्स नहीं होते हैं। देखिए, उम्मीद यही है, हालांकि दिल्ली सरकार के ऑफिशियल रिएक्शन के लिए कुछ इंतजार और करना होगा। हो सकता है CMO की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जल्दी ही ट्वीट आ जाए। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए हैं, चाहे वो फेज़ 1 में चीज़ों को खोलने की बात हो, इसमें 3 प्रमुख चीज़ें हैं, जिसमें शॉपिंग मॉल हैं, होटल्स हैं और धार्मिक स्थल है। उसके SOP में भी केंद्र को ज़्यादा, राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं कि एक समय में कितने लोग शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, कौन कौन से होटल्स में रह सकते हैं, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रखनी होगी, कितने लोग दर्शन कर सकते हैं। वो सरकार के अधिकार राज्यों को ज़्यादा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार भी इसका स्वागत करेगी। हालांकि औपचारिक रूप से पहले रिएक्शन का भी इंतजार है। जी पिनास, दूसरा सवाल हम पूछेंगे, तमाम सवाल जो है पूछेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जी, और गृह मंत्रालय से अरविंद, और मुंबई से हमारे सहयोगी पंकज लगातार जुड़े रहेंगे। आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, अपडेट देंगे आपको अनलॉक 1 और लॉकडाउन 5 के बारे में।